Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Saurabh Bora, finally an MBBS student from JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, फिजिक्स की अपन बात कर रहे हैं। नीट यूजी 2023 एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो है। ठीक है, फिजिक्स का एक सेपरेट डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। लास्ट 4 ईयर के एनटी द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए गए पेपर्स में चैप्टर वाइज किस किस चैप्टर से फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 4 ईयर्स में, और कौन कौन से हाई वेटेज हाई यील्ड स्कोरिंग यूनिट्स या चैप्टर्स फिजिक्स में है जिससे आप इजीली 120 से 140 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस का सिर्फ 33% पार्ट पढ़ के आप उस पर्टिकुलर सिलेबस में आप डेफिनेटली 33% पार्ट आपको पढ़ना है ना भाई। 33 मैंने 11 यूनिट्स बताइए उसमें, है ना, 11 चैप्टर्स, उसमें 1-2 चैप्टर और मिला दोगे तो 14-15 चैप्टर हो जाएंगे। आधा सिलेबस मान लो आप मैक्स टू मैक्स, और आप स्कोर कर रहे हो 140 मार्क्स। 180 में से 140 मार्क्स डेफिनेटली स्कोर करोगे अगर अच्छे से पढ़ लिए, उन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लिए तो। क्योंकि अपन ने 4 साल का एनालिसिस करके देखा है ना उसमें कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये भी नहीं कि अपन ने 1 साल का देखा, सिर्फ 4 साल का देखा है। अगर आप कहेंगे तो उससे भी पहले का एनालिसिस लेके आ जाएंगे। 2016, 17, 18 में क्या हुआ वो भी लेके आ जाएंगे, वही सेम एनालिसिस सामने आएगा। ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपको डिटेल में देखना है। इसके अलावा अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से फिजिक्स के 11th क्लास की अपन बात करेंगे। 11th क्लास में आपको देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक्स कौन कौन से। हर चैप्टर वाइज अपन बात करेंगे 11th क्लास की, तो किसी भी चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना भाई। कोई चैप्टर मैंने जो 11 में यूनिट्स में मैंने नहीं बताया, उसमें से भी कुछ कुछ तो ईजी क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो भी तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वो तो आप पढ़ के जाएं। अभी तो आपके पास 4-4.25 महीने, ठीक है, इसीलिए अपन उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन? यूनिट एंड डायमेंशन की। ये मैंने उस इम्पोर्टेंट यूनिट में भी आपको बताया है, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल ईजी चैप्टर है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो आप, पूरा आइडिया लग जाएगा आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दी, जैसे मैंने बोला कि लेंथ है, ये 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, एच, सी और जी पे। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। आप एक्स वाई जेड मान के डायमेंशनल एनालिसिस मेथड लगा के सोल्व कर लीजिए। परसेंटेज एरर के सवाल आते हैं, बिल्कुल सिंपल। कोई भी एक फॉर्मूला दे दिया, P बराबर AB/CD, पावर दे दी किसी की 3, किसी की 4, किसी की 1/2, फिर परसेंटेज एरर ABCD में दे दिया, P में पूछ लिया, बिल्कुल सिंपल। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर आजकल इनके क्वेश्चंस बहुत आने लगे, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कीजिए इंस्ट्रूमेंट से। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट निकालना पूछते हैं, ये रीडिंग पूछ लेंगे, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आजकल कुछ 2-3 सालों में ये सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ज्यादातर पूछने लग गए। तो ये चैप्टर पहले से इंपॉर्टेंट है, यूनिट एंड डायमेंशन। ये आपको कोशिश करनी कि पूरा ही पढ़ो आप। फिर भी अगर आपके पास समय कम है तो ये 4 टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, डायमेंशनल एनालिसिस, परसेंटेज एरर, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर और सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए बात को? नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर अपने लिए है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये भी मैंने फिर से इंपॉर्टेंट में मार्क किया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ से बॉल को गिराने वाले सवाल आते हैं। बॉल को गिरा दी, कितने समय में नीचे ग्राउंड से हिट करेगी, फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, उनका रेशियो क्या होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड का। तो ये बॉल ड्रॉप और थ्रो करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इजीली मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। वेलोसिटी जो होती है वो dx/dt होती है, एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt होता है। यहाँ से डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के काफी क्वेश्चंस बनते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता हुआ वेरिंग, टाइम वेरिंग वेलोसिटी या टाइम वेरिंग डिस्प्लेसमेंट देके आपको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पूछ लिया जा सकता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर हो गई हमारे पास ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और एक हो गई हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। 3 इक्वेशन से तीनों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं मोशन इन प्लेन पे। देखो मोशन इन प्लेन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से। कौन से आते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड है, क्रॉस प्रोडक्ट टाउ है, आपको r दे दिया, f दे दिया, r क्रॉस f पूछ लिया।
डॉट प्रोडक्ट से ऐसे सवाल आते हैं कि दो वेक्टर दे देंगे आपको, ए दे दिया, बी दे दिया, तो बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या करना है, दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल बता दिया तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना है। बिल्कुल सिंपल। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। इसमें बिल्कुल फॉर्मूला आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आना चाहिए, है ना, रेंज का फॉर्मूला आना चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालना है वो आना चाहिए। ये मोशन इन प्लेन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से। फिर लॉज ऑफ मोशन, काफ़ी बड़ा चैप्टर, काफ़ी कम क्वेश्चंस, इससे इतना ज़्यादा हाई यील्डिंग नहीं है। तैयार तो करना ही है। क्या पढ़ना है आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बॉम्ब एक्सप्लोजन के क्वेश्चन आते हैं। एक बॉम्ब था, इंटरनल फोर्सेस की वजह से फूटा, 3 पीसेस बने, 2 पीसेस एक दूसरे के परपेंडिकुलरली इतनी वेलोसिटी से चले गए, तीसरा पीस कितनी वेलोसिटी से जाएगा। ये फिर अपने पास गन वाले सिस्टम वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गन वाला सिस्टम ऐसा होता है कि आपने बुलेट फायर करी तो बुलेट आगे गई तो एक गन कितने वेलोसिटी से पीछे आएगी, रिकॉइल वेलोसिटी से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इसमें से भी अगर मैं लॉज ऑफ मोशन में बात करूँ तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए आप। यहाँ पे वही सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो v²/r होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt होता है। इस सर्कुलर मोशन के लिमिटेड 3-4 फॉर्मूले, इसमें कभी आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ लेगा, कभी आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेगा, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से सवाल आते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये आप अच्छे से तैयार कीजिए। उसके अलावा मास पुलिस सिस्टम है, सिंपल एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना आनी चाहिए। एक इम्पल्स पे सवाल आते हैं, क्योंकि इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अपन लिख सकते हैं v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इम्पल्स के ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम भी होता है। ft कर्व का एरिया आपको इम्पल्स देगा। ये टॉपिक्स आप तैयार कर सकते हैं लॉज ऑफ मोशन में। बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन बड़ा चैप्टर के हिसाब से यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं। इसके अलावा एक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन भी तैयार कीजिए। लॉज ऑफ मोशन के बारे में ये 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं WEP। पहले आज से जब CBSE पेपर करवाता था तो वर्क एनर्जी पावर से काफ़ी क्वेश्चन आते थे। हालांकि 2019 में आए भी थे, 20, 21, 22 में वर्क एनर्जी पावर की ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे, ठीक है। चांस है वर्क एनर्जी पावर को भी अच्छे से तैयार करने की कोशिश कीजिए, WEP को, ठीक है। ये बेस है एक्चुअली देखा जाए तो मैकेनिक्स का, इसलिए अच्छे से तैयार कीजिए। WEP में वर्क डन आपको पूछ लेंगे, dW बराबर F.ds इंटीग्रेशन करना है आपको सिंपल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये अच्छे से तैयार कीजिए। कोई भी 2 पॉइंट दे देगा आपको, ये आपके इसका यूज ग्रेविटेशन में भी आएगा। कोई भी आपको 2 पॉइंट दे देगा, इस A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके B पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, WEP में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस आते हैं, वर्टिकल सर्कल मोशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोलिजन अच्छे से तैयार कीजिए। कोलिजन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे, बस ये तैयार कर लीजिए। पावर के भी क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेड फॉर्मूला है, एक तो पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम, एक पावर का होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये WEP भी आप पढ़ के जाइए। देखिए पहले बहुत क्वेश्चंस आते थे, आजकल थोड़े कम आने लग गए, हो सकता है 2023 में रिपीट हो जाए, काफी सारे क्वेश्चंस WEP से आ जाए, ठीक है। WEP में आपको ये टॉपिक्स तैयार करने। उसके बाद अपन बढ़ते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन 2 ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, फिक्स है। रिसेंटली 4 सालों में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? 4 है। तो रोलिंग, ये अच्छे से पढ़ना है आपको, रोलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास, ये 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। मोस्ट प्रोबेबली इन 2 में से आपको एक क्वेश्चन तो इन दोनों में से ही मिलेगा, इन 2 टॉपिक से ही मिलेगा आपको एक क्वेश्चन, रोलिंग या सेंटर ऑफ मास से। इसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं? तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, टार्क से आ सकते हैं या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आ सकते हैं। अलग अलग एक्सिस के अबाउट पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। ये फिर एक पूरी सी बड़ी सी डिस्क थी, उसमें से एक छोटे से पार्ट को निकाल दिया, जैसे ये एक डिस्क है, इसमें से आपने ये छोटा सा पार्ट निकाल दिया, अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसका इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, कटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो रोलिंग और सेंटर ऑफ मास है।
क्लियर? बड़ा चैप्टर है, फिर बता रहा हूँ, बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चंस कम आते हैं, इसलिए इससे पहले वाला वीडियो भी आप देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हाई यील्डिंग कौन से, ठीक है? उसके बाद अपन बढ़ते हैं ग्रेविटेशन, ये आपको अच्छे से तैयार करना है, छोटा चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से आपको, बिल्कुल ईजी आएंगे। कहाँ से आएंगे वो क्वेश्चन? देखिए, जी का वेरिएशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन हाइट के साथ क्या है? सरफेस पे तो आपको सबको पता है, सरफेस पे वैल्यू क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की? सरफेस पे होती है जी, जो होता है कितना होता है, कैपिटल GM/r², है ना? लेकिन अब हाइट पे चले गए तो ये कैसे वेरी करेगी, डेप्थ पे चले गए तो कैसे वेरी करेगी, और अर्थ के रोटेशन की वजह से कैसे वेरी करेगी, समझ गए बात को? तो ये जी का वेरिएशन आपको पढ़ना है, जी का ग्राफ भी आपको आना चाहिए, है ना? बिल्कुल टिपिकल ग्राफ है, कई बार नीट में रिपीट हुआ है, सबको आता भी होगा ये वाला। अगर ये ग्राफ है तो बिल्कुल टिपिकल ग्राफ है इसका, ऐसे जाता है पहले, यूँ आता है ये ग्राफ। तो ये ग्राफ तैयार कीजिए, ग्राफ बहुत आते हैं इस चैप्टर से, क्या है कि ग्राफिकल क्वेश्चंस काफी आते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के भी ग्राफ मिलेंगे आपको। एस्केप वेलोसिटी तैयार कीजिए, एस्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, 2 प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी कैसे कंपेयर करेंगे, केपलर के थर्ड लॉ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? उसके बाद अपन बढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है? आएगा तो यंग्स मॉडुलस से आएगा ज़्यादातर चांस में, बाकी बल्क और शेयर मॉडुलस भी आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी पूछते हैं, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, है ना? वॉल्यूम पर वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया मैंने इसलिए, क्लियर? तो ये आपको हो गई मोशन, मतलब ये हो गया आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, या इसको इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, कोचिंग्स में इसको इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इस चैप्टर को, ठीक है? और आपको ये बता दूं मैं कि काइनेमेटिक्स, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था और मोशन इन प्लेन, फिर उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, यहाँ तक पूरी यूनिट्स को मैकेनिक्स कहा जाता है, ठीक है? फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे सिर्फ 2, ठीक है? कहाँ से आएंगे? एक्सेस प्रेशर से आ सकते हैं, बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कैसे निकालते हैं, 4T/R से। बर्नौलीज थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं, P + हाफ ρv² + ρgh कांस्टेंट है, बर्नौलीज थ्योरम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा, इसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, 2022 में आया ग्राफिकल क्वेश्चन आया टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएगी ना, कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, फिर जाके ऐसे कांस्टेंट हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है? इसके अलावा कैपिलरी राइज, ये आपको पढ़ना है, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है, कितनी हाइट तक लिक्विड राइज करेगा, 2T cos θ/r(ρg), ये फॉर्मूला, बस इस पे क्वेश्चंस करने। और विस्कोसिटी, देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स में, एक्सेस प्रेशर, बर्नौली थ्योरम, एंगल ऑफ कांटेक्ट, टर्मिनल वेलोसिटी, कैपिलरी राइज, विस्कोसिटी, ठीक है? नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 3 लॉ बता रहा हूँ, डेफिनेटली बस 3 लॉ तैयार कर लीजिए, 3 लॉ, इनके क्वेश्चंस डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 101% एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा इन तीनों लॉज में से। एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एक स्टीफन्स लॉ, एक विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये तीनों लॉ तैयार कर लीजिए, तीनों में से किसी एक लॉ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? उसके बाद अपन आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो ज़्यादातर चांस में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जहाँ थर्मोडायनेमिक्स से आता है, कार्नो इंजन या रेफ्रिजरेटर। कार्नो इंजन में कार्नो इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, और रेफ्रिजरेटर में आपको ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, बीटा मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, यहाँ पे होता है फॉर्मूला वो W/Q1 होता है एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन का, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का होता है Q2/W। कार्नो इंजन और रेफ्रिजरेटर अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पूछी जाती है, इसमें आती है जैसे आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक हो गई, आइडियाबैटिक हो गई। इन प्रोसेसेस के लिए या तो आपको इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दे देगा और आपको पहचानना है कौन सा आइसोबारिक है, कौन सा आइसोकोरिक है, कौन सा आइडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, ठीक है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और स्पेसिफिकली कार्नो इंजन और रेफ्रिजरेटर।
फिर अपन आते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, छोटा चैप्टर पढ़ना है, 2 क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल इजीली आप हैंडल कर लेंगे। एक तो आता है मीन फ्री पाथ से, एक आता है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए ये सारी चीजें पूछी जाती है। सीपी पूछ लेंगे, सीवी पूछ लेंगे, टोटल इंटरनल एनर्जी पूछ लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेंगे। बस मीन फ्री पाथ और मोनो, डाई और ट्राई के लिए ये सीपी, सीवी, गामा, गामा इनका रेशियो होता है सीपी और सीवी का, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में गामा का फॉर्मूला होता है 1+2/f। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास मैसेज करें, रिप्लाई मिलेगा। ठीक है ना, आपके लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं मैं, बस आप पढ़िए अच्छे से। ठीक है, अच्छे मार्क्स लेके आइए, करवाएंगे फिर आपकी अच्छे से काउंसलिंग। फिर अपन बढ़ते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में इक्वेशन दे देंगे आपको एसएचएम की, उसमें एम्पलीट्यूड पूछ लेंगे, वेलोसिटी पूछ लेंगे, एक्सेलरेशन पूछ लेंगे, सिंपल। ज्यादातर जो कॉमनली यहाँ से क्वेश्चन आता है जो आप अच्छे से पढ़ के तैयार कर सकते हैं, वो टाइम पीरियड पूछते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम का आपको पता होगा टाइम पीरियड क्या होता है, अगर एम मास बांध रखा है तो उसका तो होता है 2π√m/k। ठीक है, और सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। बस अब जी जब चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा। इधर अगर अपन स्प्रिंग का कनेक्शंस बना देंगे, एक स्प्रिंग को दूसरी स्प्रिंग से कनेक्ट कर देंगे तो के चेंज हो जाएगा, है ना। अब के चेंज हो जाएगा तो फिर बस फिर आपका ये टी चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए आप, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से टाइम पीरियड कैसे चेंज हो रहा है। इधर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अपन चेंजेस ग्रेविटेशन में पढ़ा ही था, उससे ये टाइम पीरियड कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम एंड सिंपल पेंडुलम। आखिरी चैप्टर अपना 11th का वेव्स। वेव से भी एक क्वेश्चन आता है, कहाँ से आएगा ये फिक्स है, ऑर्गन पाइप अच्छे से पढ़ना है आपको। उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, फर्स्ट ओवरटोन कितनी है, सेकंड ओवरटोन कितनी है, थर्ड हार्मोनिक कितना है, फिफ्थ हार्मोनिक कितना है, सेवंथ हार्मोनिक कितना है। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए पूछ सकते हैं या क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए पूछ सकते हैं, ये पढ़ना है आपको अच्छे से। इसके अलावा डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। जब कभी भी सोर्स और ऑब्जर्वर में आपको रिलेटिव मोशन होगा, जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन होगा तो ऑब्जर्वर को सुनाई देने वाली अपरेंट फ्रीक्वेंसी साउंड की डिफरेंट होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। वो कितनी होगी, मास्टर फॉर्मूला होता है एक सिंपल डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला बताया तो आपको, मास्टर फॉर्मूला न्यू अपरेंट अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए होता है फॉर्मूला न्यू, यहाँ पे होता है वी, ये न्यू तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये वी वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ठीक है, प्लस माइनस आपको एक लगाना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। इसको अप्लाई करना सीख लेना आप। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, ये सोर्स की वेलोसिटी है, ये किसकी वेलोसिटी है, साउंड की, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है या अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, जब भी रिलेटिव मोशन हो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में साउंड में। ठीक है, और बीट्स, बीट से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने आपको 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। ठीक है, अगर मैं 11th में से बोलूं कि पूरा चैप्टर कौन सा पढ़ना है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट में यूनिट एंड डायमेंशन है। ठीक है, वो मैं इससे मार्क करता हूँ अलग से ताकि आपको दिखे ग्रीन से। यूनिट एंड डायमेंशन पूरा पढ़ना है, काफी हाई यील्डिंग 3 क्वेश्चन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ना है, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा फिर और आपको कौन सा पूरा पढ़ना है, ग्रेविटेशन, छोटा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, पूरा पढ़ना है आपको। इसके अलावा फिर आपको कौन सा पूरा पढ़ना है चैप्टर, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, छोटा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। बाकी सब में आपको मैंने टॉपिक्स बता दिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। 12th क्लास के लिए भी आपके हर एक चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जल्दी। ठीक है, ऑल द बेस्ट and happy new year. Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the channel.